आज हम लोग इस क्लास में जो एग्ज़ाम 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, उसमें आने वाले वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और हम आज से हम लोग चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही उसे वीडियो में याद करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको याद भी करते चलें। और याद करने का तरीका बस आपको यही होगा कि आप एक बार ध्यान से सुनेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद बिना देखे आपको लिखना होगा। यह जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ये कुछ देर के लिए आपको दिखाई देगा, फिर ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग बिना देखे बस ध्यान से सुनेंगे और बिना देखे उसको कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन सुनेंगे और उसे वीडियो को पॉज करके कॉपी में बिना देखे लिखेंगे। इस तरह आप लोग अगर करते हैं तो आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएंगे, आपको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को याद होते चले। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि मुख्य दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। हमें अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परिभाषित करना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, फिगर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिगर होता है इस तरह, अवतल दर्पण होता है, तो इसका हमें फोकस परिभाषित करना है। और इसका ये मुख्य अक्ष होता है जो कि प्रकाशीय केंद्र के मुख्य बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ मान के चलते हैं हम फोकस है तो यहाँ से होकर यह गुजर जाती है। इधर से कोई समांतर किरण आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे गुजरती है। तो सेम यही इसका परिभाषा होता है कि इसका परिभाषा क्या होता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि इसे आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते थे कि मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही हम दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, फिगर आपने समझा होगा तो आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा कि एक दर्पण होता है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष होता है और मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें आती हैं दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, ये इसका रूल है। ठीक है, तो जिस बिंदु से होकर वह गुजरती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो एक बार ध्यान से और सुनिए आप लोग और उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये आपको गायब कर दिया जाता है, अब बस ध्यान से सुनिए, फिगर बस आपको दिखाई दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, उस बिंदु को ही हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, अगर जिनको नहीं याद हुआ हो वो एक बार और सुन लें, फिगर के साथ सुने। देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, या फिर ऐसे आप कहेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मिलती हैं, उसे ही हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। याद हो गया होगा आपको। चलिए, अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन आंसर को बिना देखे लिखिए। उसके बाद फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से याद करें कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, अर्थात यह
वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है वह एक बड़ा दृष्टि क्षेत्र बनाता है, यानी कि छोटे से दर्पण में हम लोग बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं, क्योंकि वह वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ज़्यादा वस्तुएं उसमें दिखाई दे देंगी। इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करेगा, बड़ा बनाएगा और जिससे हमें बहुत कम दिखाई देगा। साथ ही अगर आप लोग अपने बाइक का मिरर देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि जो वस्तुएं, इंग्लिश में आपको लिखा होगा कि जो वस्तुएं आपको दूर दिखाई दे रही हैं बल्कि वो दूर नहीं है बल्कि नज़दीक है। आप जब बाइक में देखिएगा, बाइक के मिरर में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कोई जो पीछे से जो बाइक आ रही है वो काफ़ी दूर है, लेकिन असल में वो काफ़ी नज़दीक होती है। जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आपको लगता है कि वह वस्तु क्या है, दूर है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या करता है, एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का अपश्य दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, अर्थात यह वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक बार और ध्यान से सुनिए कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, अर्थात यह वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। याद हो गया होगा आपको। चलिए एक बार और सुन लीजिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, अर्थात यह वस्तुओं का सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत लिखिए इसको बिना देखे। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर एक बार ध्यान से सुनिए और फिर लिखिए। और ज़रूरी नहीं कि हूबहू आप हमारे ही शब्दों में लिखें, आप इसे अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। आंसर जो होता है आपके पेपर पे लिखा भी होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हो उसी शब्द में आप उत्तर दें, बल्कि आप इसे अपने अनुसार बना के उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा दृष्टि क्षेत्र बनाता है और वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आप इसे जिस तरह चाहें उस तरह लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, और साथ ही हमें कारण भी बताना है, कि कारण सहित उत्तर भी देना है। तो कह रहा है कि ए नंबर दिया हुआ कि किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट कौन सा दर्पण होता है। दूसरा दिया है कि वाहन का पश्य दृश्य दर्पण कौन सा होता है, और सौर भट्टी में उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। तो इनका हमको कारण सहित उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कार का अग्रदीप जो हेडलाइट होता है वो किस दर्पण का होता है। तो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें जो दर्पण का प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो प्रकाश होता है उसे एक समांतर प्रकाश पुंज में परिणित कर देता है। जो बल्ब से प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, वह एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो वह एक अपसारी प्रकाश पुंज होता है। तो जब यह अवतल दर्पण पे पड़ता है तो वह क्या करता है, उसे समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। तो इसलिए हमें एक समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, जिससे हमें ज़्यादा रोशनी प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम उसका किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा ये, इसका आप आंसर क्या लिखिएगा कि कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें एक शक्तिशाली एवं समांतर प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि इसके द्वारा हमें एक शक्तिशाली और समांतर प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली एवं समांतर प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा कि वाहन के पश्य दृश्य में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो ये आप लोगों ने अभी पढ़ा, शायद आपको याद भी हो गया होगा कि वाहनों के पश्य दृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा, छोटा एवं पूर्ण प्रतिबिंब बनाया जाता है।
क्या कह सकते हैं इसको कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। ये भी आप कह सकते थे क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा, छोटा एवं पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। या फिर आप लोगों ने इसके पहले जो साइड मिरर के रूप में क्यों उपयोग करते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों ने याद किया वही यहाँ पे लिख देंगे, आंसर उसी का हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टी क्या होता है कि यह क्या करता है कि दर्पण पे प्रकाश पड़ता है और दर्पण क्या करता है कि अपने पर पड़ने वाले सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोगों ने लेंस देखा होगा जो आपके औजार बक्स में आता है, या फिर बड़े बड़े लेंस आते हैं जो कि आपको लैब में प्रयोग किया जाता है उससे बड़ा देखने के लिए। तो उसी को जब आप लोग क्या करते होंगे, धूप में रखकर उसके द्वारा आप लोगों ने कागज़ को जलाया होगा। जब एक जगह आप केंद्रित करते होंगे तो कागज़ उसके सामने रखते होंगे तो कागज़ जल जाता है। तो उसी तरह सौर भट्टी में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को वह एक जगह केंद्रित कर देता है। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे ये हमने अवतल दर्पण लगा रखा है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण, हम इसको अवतल दर्पण की तरह बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। तो इस पे जितने भी प्रकाश पड़ेंगे, और यहाँ पे सौर भट्टी है, यहाँ पे कोई चीज़ हमको उबालना है, मतलब कोई चीज़ हमको पिघलाना है, तो इस पे जितने भी प्रकाश पड़ेंगे वह सब कहाँ जाएंगे, फोकस पे जाएंगे। इस पे जितने प्रकाश पड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे, सूर्य के जितने प्रकाश पड़ेंगे वो सब फोकस पे जाएंगे। और सब जब फोकस पे जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, सारे जितनी भी गर्मी होगी वो इकट्ठी हो जाएगी और इसको पिघलाने लगेंगी। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित कर देता है, यानी एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सौर भट्टी में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित कर देता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं अभिसारित कर देता है, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम कैसे याद करेंगे, एक बार ध्यान से सुनिए कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर कर एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिससे हमें ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। चलिए इसी तरह एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर, मतलब डी नंबर, कि हम लोग सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सेम यही काम होता है उसमें भी। वह क्या करता है, अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कांच होता है जो उसके नीचे खाना रखा गया होता है। तो ये जब इसमें जाता है तो ऊष्मा, ब्लैक कलर चूँकि जानते हैं कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो जिससे अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खाना पकता है। तो ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में भी करते हैं खाना पकाने के लिए। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे, एक बार ध्यान से पूरा सुन लीजिए फिर इसको लिखिए। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली समांतर प्रकाशपुंज देता है। बी नंबर हो जाएगा कि वाहन के पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि इसके द्वारा हमें एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है। तीसरा हो जाएगा सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अभिसारित कर कर एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। याद हो गया होगा, इसे आप लिखिए बिना देखे। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ है। तो धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या है, आभासी है, यानी काल्पनिक है, सीधा है, ठीक है। और साथ ही +1 है, अगर 2 रहता तो दुगना है, लेकिन यह +1 है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना हुआ है। ध्यान रखिएगा जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है।
तो हम जो समतल दर्पण होता है उससे हमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो वही यह बता रहा है कि +1 है, इसका मतलब वह जो प्रतिबिंब है वो आभासी है और साथ ही सीधा है। यदि काल्पनिक है तो सीधा होगा, सीधा है और साथ ही अगर +1 दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही है। अगर 2 रहता तो वस्तु के आकार के दुगना होता। ठीक है, तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि धनात्मक चिन्ह और यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है तथा सीधा है तथा साथ ही यह प्रतिबिंब के आकार का है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। याद हो गया होगा आपको कि धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा +1 होने की वजह से यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा भी हुआ है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर नहीं बताना है, हमें उनके बीच, क्योंकि दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उनके बीच जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उनमें क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो अवतल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो एक ही उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, वस्तु के आकार के बड़ा बनता है। ठीक है, और वह कहाँ रखा जाता है वस्तु, तो वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। तो हम क्या करते हैं कि वस्तु को यहाँ रखते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, तो हम जब वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका एक काल्पनिक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमें एक काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होता है जो वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है। ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि सीधा होता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो कि सीधा होता है, वस्तु से काफ़ी बड़ा प्राप्त होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण कैसे होता है, उत्तल दर्पण आपका ऐसे हुआ, उत्तल दर्पण आपका ऐसे हुआ। ठीक, तो उत्तल दर्पण ऐसे हुआ, ये इसका परावर्तक सतह होता है। तो जो प्रकाश आता है वह क्या होता है, ऐसे दूर चला जाता है, ऐसे विचलित हो जाता है, मतलब दूर अपसारित हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। लेकिन यह मुख्य अक्ष पर आता हुआ प्रतीत भी होता है, यह मुख्य अक्ष पर आता हुआ प्रतीत भी होता है। और यहीं पे एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि काफ़ी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, यहीं पे एक हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो काफ़ी छोटा होता है। तो यही अंतर होता है इन दोनों में कि यह क्या होता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के से काफ़ी बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बहुत छोटा होता है। चलिए, आपको ये पांचों क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद हुए हों तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। अगर यदि आप 1 या 2 बार लिख देते हैं बिना देखे, वीडियो को पॉज करके बिना देखे अगर आप लिख देते हैं तो निश्चित ही आपको ये पांचों क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। तो इसी तरह हम लोग 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन जब आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे तो हम एक वीडियो में लगभग 10-10 क्वेश्चंस को याद कर जाएंगे। और ऐसे करते करते हम लोग पूरे फिजिक्स को याद कर जाएंगे। ऐसे करके हम लोग सभी सब्जेक्ट को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आपको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बस आपको वीडियो देखना होगा और वीडियो देखते ही आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए, इसी तरह हम लोग VVI क्वेश्चंस को अब याद करते चलेंगे। हर दिन वीडियो आता रहेगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइबर अभी और कुछ चाहिए ताकि हम लाइव पढ़ा सकें। जब ये बातें लाइव होंगी तो आप लोग आसानी से लिख भी सकेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।